जय हिंद दोस्तों। आज अपन जो भारत के भूगोल को 5 मिनट पढ़ रहे थे, आज अपन को पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। अच्छा, पार्ट 1 में अपन ने क्या देखा तो जो मिट्टी है, मिट्टी की अपन ने संरचना देख ली थी और उसके अपन ने कण देख लिए थे, उनका आकार देख लिए थे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज अपन को मिट्टी को दूसरे तरीके से निर्माण को पढ़ना है, जो कि अपन को आपको बता दें सभी को। मिट्टी का निर्माण होता है जो दो तरीके से होता है। एक तो ऊपर वाला मिट्टी का निर्माण जो अपन को प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, और एक अपना अप्रत्यक्ष मिट्टी का निर्माण जो कि ज़मीन के अंदर से मिट्टी का निर्माण होता है। अब वो कैसे होता है, क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, जो ऊपर वाला होता है हिस्सा उसको तो अपन देखते हैं, बरसात के समय में बहकर मिट्टी आती है, आती है तो अपन को दिखती है कि हाँ इसकी परत जमती जा रही है, या बाढ़ के समय पे आती है तो भी अपन को दिखती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मिट्टी दो तरीके से निर्मित होती है। एक तो अपना ऊपर वाला स्थलखंड जो धरती की जमीन के ऊपर होता है, एक अपना नीचे वाला जो नीचे वाली अंतर क्रियाओं के द्वारा ही मिट्टी का निर्माण भी होता है। तो आज अपन पूरी तरह समझेंगे, और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास एवं इम्पोर्टेंट होगा। और एक बात का याद रखना, मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें हर प्रत्येक वीडियो में आपको 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इग्नोर ना कीजिए। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। और आज अपन की वीडियो जो होगी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आज का वीडियो अपना जो मिट्टी का निर्माण की दूसरी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आप लोग आज सब कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, रटेगा कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मिट्टी का निर्माण है उसको पढ़ने से पहले आज मिट्टी की अम्लीयता की बात कर लेते हैं। अच्छा, मिट्टी की अम्लीयता आज का पहला टॉपिक क्या हो जाता है अपना, मिट्टी की अम्लीयता। उसके बाद अपन मिट्टी के खंडों को पढ़ते हैं, कैसे निर्माण होता है, ठीक है। तो पहली हेडिंग अपन डाल लेते हैं। आज की हेडिंग पहली हो जाएगी क्या, मिट्टी की अम्लीयता। यदि हम मिट्टी की अम्लीयता की बात करते हैं तो पहली हेडिंग क्या हो जाती है अपनी, मिट्टी की अम्लीयता। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में जो पेपर है उसमें क्वेश्चन जरूर 101% पूछा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अम्लीयता का मतलब क्या होता है, यानी मिट्टी जो अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, उदासीन मिट्टी, पहले तो आपको समझना पड़ेगा। अम्लीय मिट्टी जो होती है उस वह जो मिट्टी होती है तो वह कहाँ पर होती है और कैसी होती है, और कैसे यह अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, और कैसे ये क्षार होती है और कैसे ये उदासीन होती है, इसको समझना पड़ेगा। अम्लीयता का मतलब होता है जो कि जिस मिट्टी में, जहाँ मिट्टी में जो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका संकेंद्रित होना, उनका इकट्ठा होना, जहाँ हाइड्रोजन आयन बहुत मात्रा में बढ़ जाता है मिट्टी में, वहाँ की मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इतना याद करके चलना है। तो अम्लीयता होने का कारण क्या है, तो मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों का संकेंद्रित होना या इकट्ठा होना। तो आप याद करके चलेंगे, यही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों का संकेंद्रण होना क्या कहलाता है, अम्लीयता कहलाता है। मिट्टी की क्या हो जाएगा, अम्लीयता कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो वो मिट्टी कैसे हो जाती है, तो अम्लीय हो जाती है। बिल्कुल क्लियर बात हो गई ना, आपको समझ में आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या होगा अपना, जो मिट्टी की अम्लीयता है वो मापी किस काय से जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि मिट्टी की जो अम्लीयता है उसको मापते हैं किस में है अपन, तो उसको मापा जाता है, जो मिट्टी की अम्लीयता है उसको यानी मिट्टी की अम्लीयता की माप किसके द्वारा होती है, तो ये होती है अपनी पीएच मान के द्वारा। अब आप ध्यान से सुनते चलेंगे। तो मिट्टी की अम्लीयता, एक क्वेश्चन ये मिल जाता है, किस में मापी जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीएच मान में मापी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको अब ये भी आपको जानना जरूरी होगा कि कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है, कौन सी मिट्टी क्षारीय होती है, कौन सी मिट्टी अपनी उदासीन होती है। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि जिस मिट्टी का पीएच मान 1 से लेके 6 के बीच में होता है, वह मिट्टी अपनी कैसी होती है, तो वह मिट्टी अपनी अम्लीय मिट्टी होती है। कैसी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, यही क्वेश्चन है आपके पेपर के,
दूसरा क्वेश्चन क्या याद करके चलना है, जिस मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, तो वह मिट्टी अपनी कैसी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। कैसी हो जाती है, अपनी उदासीन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपनी आ जाएगी जिस मिट्टी का मान पीएच मान, अगला जिस मिट्टी का पीएच मान कितना हो जाएगा, 8 से 14, कितना हो जाएगा, 8 से 14 होगा, वह मिट्टी अपनी कैसी हो जाती है, तो वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, अपनी क्षारीय हो जाती है। तो अब आपको क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछा जाएगा, इतना याद करके चलेंगे। हमने क्या बोला था, प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल धैर्य के साथ आप पढ़ते चलिए, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हम यहाँ पर समझाते चल रहे हैं। अम्लीयता हमें समझ में आ गई कि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों का जो बढ़ना होता है उसके द्वारा मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीय मिट्टी क्या होता है, अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 1 से लेकर 6 के बीच में। ठीक है। और उदासीन मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7, कितना होता है, 7 होता है। और जो क्षारीय मिट्टी होती है उसका पीएच मान होता है 8 से लेकर 14 के बीच में। समझ में आ गई ना बात, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अब मिट्टी की अम्लीयता को समझ लिया है। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा हम सेंस और बता दें, लॉजिक दिलाने, आप लोग याद कर लेना, मिट्टी में अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। तो आपको एक बात याद रखना, देखो हमें थोड़ा सा समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पता होना चाहिए जो भी वस्तु सड़ जाती है, क्या हो जाती है, सड़ जाती है तो खट्टी लगती है। कैसी लगती है, खट्टी लगती है। खट्टी नमकीन हो जाती है। कैसी हो जाती है, खट्टी नमकीन। धोखे धड़ाके से आप लोगों ने कभी सड़ी सब्जी या सड़ी कुछ चीज़ अपने मुंह में चली जाती है तो अपन को वो खट्टी लगने लगती है। कैसी लगती है, खट्टी लगने लगती है। ठीक है, तो सड़ना, किसका, सड़ना। अब क्या होता है, आपको पता होना है, सड़ने के लिए कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं, जैसे कि पानी, जैसे कि अपना वायु, जैसे कि परिस्थिति। सबसे मेन होता है परिस्थिति। वो परिस्थिति होती है किसी भी चीज़ को सड़ने की, जहाँ पर वो सड़ती है चीज़, तो उसकी वजह से वहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे कि अब भारत में ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पर अम्लीय मिट्टी पाई जाएगी, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है दलदल, क्या होता है, दलदल और पानी, यानी कि समुद्री का जो किनारा होता है भारत का, हमने बताया था आपको, जो भारत का समुद्री किनारा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इतने में कहीं पर भी कैसी मिट्टी होना चाहिए, यहाँ पर जो मिट्टी होगी, वहाँ पर मिट्टी जो पाई जाएगी वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी हो जाती है। कैसी हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी हो जाती है। तो भारत में लगभग समुद्र के किनारे के तट के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी ही होती है जहाँ कैसी मिट्टी होती है, तो अम्लीय मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान 1 से लेकर 6 के बीच में होता है। तो ये आपके लॉजिक है, आप थोड़ा समुद्र की सीमा के तट को समझ के चलेंगे कि कितने राज्यों से लगती है, तो हाँ ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई ना। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि अम्लीय मिट्टी क्या होती है। ठीक है, तो अम्लीय मिट्टी हमें आप पूरी तरह से समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन क्या, अब आ जाते हैं अपन मृदा का परिच्छेदीकरण। ठीक है, परिच्छेदकरण। ठीक है, मृदा का परिच्छेदीकरण की बात करते हैं तो मृदा के जो परिच्छेद का मतलब है खंड, उसको कितने खंडों में बांटा गया है, तो उसको 1 2 3 4 खंडों में बांटा गया है। तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे अपन लोग, मृदा का परिच्छेदिका, मृदा की हेडिंग डालेंगे आज आप लोग, मृदा की परिच्छेदिका। अच्छा, मृदा की परिच्छेदिका की बात करती है, परिच्छेदिका की बात होती है, तो यह अपनी 4 खंडों में बटी होती है। कितने खंडों में बटी होती है, 4 खंडों में होती है। ठीक है, अब 4 खंड कौन कौन है, तो आपको दिख भी रहा होगा, का, खा, गा और घा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चारों खंड हैं, ये खंड कहाँ के हैं, कैसे खंड है, तो ये खंड जो हैं मिट्टी के निर्माण की समझने की एक प्रक्रिया होती है। जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको समझने के लिए मृदा परिच्छेदिका को 4 खंडों में बांटा गया है। मतलब समझिए आप, आपको दिख रहे होंगे 4 खंड। यदि हम 4 खंडों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आपको मिट्टी की भूपृष्ठ बनी ऊपरी परत दिख रही हुई, जो कि भूपृष्ठ, जिस पर हम निवास करते हैं, और जहाँ पर ये सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपकी ऊपरी परत कहलाएगी। तो इसका मतलब हुआ, थोड़ा सा डायग्राम से आप सेंस लगा सकते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं, मिट्टी के नीचे जा रहे हैं, जो धरातल है समतल उसके नीचे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। हमने बताया ना, आप समझना, आप लोग रटोगे कुछ नहीं। ठीक है, तो हम सबसे नीचे चलते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखा है एक पॉइंट, मूल चट्टान।
क्या लिखा है आपका? मूल चट्टान। यानी जो चट्टानें होती हैं, देखो हमने उस कल की वीडियो में बताया था कि जो मूल चट्टानें जो मिट्टी का जनक माना जाता है उसे किसको माना जाता है? तो मूल चट्टानों को माना जाता है। तो सबसे नीचे मूल चट्टानें हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो होगा, जब मूल चट्टानों में क्रिया होती है, ठीक है, क्रिया होती है, दाब, संघनन, ये सारी चीज़ें होती हैं। दाब के द्वारा जो दाब होता है उसके द्वारा दाब होता है, टेम्परेचर है, ताप होता है। इसके द्वारा जो चट्टानें, मूल चट्टानें होती हैं तो एक दूसरे से घसती हैं, रगड़ती हैं, तो होता है दूसरे चरण का निर्माण। तो दूसरे चरण का निर्माण कहाँ से हो जाता है? आधारित अपक्षयित चट्टानों का, ठीक है। अभी इनको अपन लिखेंगे एक तारीख से, अच्छी तरीके से समझ के। इसके बाद ऊपर वाला चरण हो जाएगा, इसमें अपक्षयित चट्टान, बालूगाद, चिकनी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और ऊपर वाली जो मिट्टी होती है इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा, इसमें मिट्टी का पूर्णतः निर्माण हो जाता है। ऊपर से होने वाला जो ह्यूमरस होता है, जैविक अजैविक क्रियाएं होती हैं, अजैविक घटक होते हैं, वो सारे ऊपरी वाली परत में पाए जाते हैं जो मृदा की उर्वरता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगी कि नहीं आई? तो अब अपन क्या करेंगे, आपको शायद मृदा का परिच्छेदिका समझ में आ गई होगी कि मृदा की परिच्छेदिका को 4 खंडों में बांटा गया है। एक अपना मूल चट्टान में, दूसरा अपना अपक्षयित आधारी चट्टानों के रूप में, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? चिकनी बालू मिट्टी, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। उसका चौथा अपना अपसादी मृदा हो जाती है। और अपना जो ऊपरी परत है वहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिखा रहे होगी, सबसे ऊपर की परत ए है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, इतना समझ रहे हैं तो थोड़ा और समझते हैं। देखो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो अपनी पृथ्वी है, धरती के अंदर आपको पता है ज्वालामुखी लावा के रूप में जो द्रवित लावा भरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, जो खनिज रहते हैं, चट्टानें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मिट्टी के अंदर। तो आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो नीचे जैसे जैसे मिट्टी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जैसे अगर धरातल से नीचे जाते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? गर्मी बढ़ती जाती है। तो नीचे जो गर्मी के कारण क्या होता है, एक चट्टानें जो होती हैं धीरे धीरे खिसकती हैं, खटक और बे होती हैं। आपने देखा ना, ज्वालामुखी लावा बाहर निकल के आ जाता है, जहाँ से कमजोर परत मिल जाती है मिट्टी की, तो वहाँ से बाहर निकल के आ जाता है। तो इसमें भी मिट्टी का निर्माण होता है, इसमें इन्हीं के द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता है। अभी आप सब समझेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर नीचे दबाव पड़ता है और टेम्परेचर होता है, ताप होता है, जिसकी वजह से चट्टानें टूटती हैं, हल्की हल्की होकर टूटती हैं और ऊपर की ओर आने लगती हैं, अपक्षय होकर। तो दूसरा जो खंड होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है कि यहाँ पर ही मिट्टी का अपचयन होता है। क्या होता है? अपक्षयत होती है। इसका ऊपर वाला पॉइंट होता है, इसमें अपनी जो मिट्टी है, मिट्टी का लगभग विकास हो चुका होता है। ऊपर वाली मिट्टी में पूर्णतः मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है और ह्यूमस का निर्माण हो जाता है। तो अपन पहली हेडिंग डाल लेते हैं। नंबर 1 अपनी हेडिंग क्या बन जाएगी अपनी? तो पहली हेडिंग बन जाएगी आपकी का, खंड का। पहला खंड क्या बनाएंगे हम? का। अच्छा, यदि हम खंड खा की बात करते हैं तो यहाँ पर पौधों की वृद्धि होती है। यहाँ पर क्या होता है? पौधों की वृद्धि होती है कि नहीं होती है? और इस खंड में क्या होता है? इस खंड में जैव पदार्थ, खनिज, प्राकृतिक वनस्पतियां, तथा जल का संयोजन होता है। क्या होता है? तथा जल का संयोजन होता है। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि जो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला खंड, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर पौधे की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, जहाँ पर जैव पदार्थ, खनिज, प्राकृतिक वनस्पतियाँ या वनस्पति तथा जल का क्या होता है? संयोजन होता है
और मिट्टी की उर्वरता को देखा जाता है या कम होते हैं या बढ़ होती है। जहाँ पर जैसी ऊपर क्या होता है, मिट्टी के ऊपर ह्यूमस पाया जाता है, तो जहाँ ह्यूमस होगा, ह्यूमस का निर्माण होता है, तो वहाँ पर मिट्टी कैसे होती है, तो उपजाऊ होती है। तो ऊपर वाला खंड आपको समझ में आ चुका है। अब आ जाएंगे खंड कौन से पे, अपने दूसरे पे, यानी खंड का पे, यानी दूसरा खंड क्या हो जाएगा आपका, खंड खा। ठीक है, अच्छा, यानी हम खंड खा की बात कहते हैं तो यह है संक्रमण खंड होता है। क्या होता है, यह एक संक्रमण खंड होता है। तो पहला पॉइंट क्या कर लेंगे अपन, यह एक संक्रमण खंड होता है और यह एक संक्रमण खंड होता है। इसमें क्या होता है कि यह एक संक्रमण खंड होता है और इसमें याद रखना, ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा नीचे से, देखो ऊपर का मतलब यहाँ से ऊपर वाला खंड और नीचे वाले खंड, ऊपर तथा नीचे से यह पदार्थों को प्राप्त करता है और मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है, क्योंकि मिट्टी के निर्माण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आवश्यकता होती है। तो इसके लिए नीचे वाले खंड से और ऊपर वाले खंड से इसमें हम पदार्थ आते हैं, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पदार्थ आते हैं जिससे खंड खा का निर्माण होता है, इन दोनों की वजह से। अब दोनों की वजह से यहाँ से नीचे से जाएंगे, यहाँ से ऊपर से जाएंगे, तो इन दोनों में क्या होती क्रिया होती है, जहाँ पर बालू गाद चिकनी मिट्टी अपक्षय होकर जो अपक्षय चट्टान है उनका अपचयन हो जाता है और मिट्टी बालू गाद और चिकनी मिट्टी में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने तीसरे खंड पर। यदि हम गा खंड की बात करते हैं, खंड गा इंपोर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि हम खंड गा की बात करते हैं तो यह मृदा निर्माण की प्रथम प्रक्रिया है या प्रथम चरण है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी का निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोटल चट्टानें हैं, लेकिन इसके ऊपर वाला चरण होगा तो यही आपका होगा। अब आपसे पूछा जाए कि मिट्टी का निर्माण किस चरण में होता है, तो मिट्टी का निर्माण गा चरण में होता है, क्योंकि मिट्टी का निर्माण होने के लिए ये तो मूल चट्टान आधारित चट्टान है, ये तो जनक चट्टान है, इनके द्वारा यहाँ पर हो रहा है मिट्टी का निर्माण। यहाँ पर अपक्षयन होगा, क्या होगा, अपक्षयन होगा। आपको दिख रहा होगा इसमें क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है और इसमें टोटल कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, एक क्वेश्चन आप याद करके चलना, अपक्षयन, कौन सी क्रिया, अपक्षयन की क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है। कैसी होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। कौन से चरण में आपको दिखाई देगा चीज, तो जा दिखाई है पहले चरण में, है तो दूसरा चरण, लेकिन मिट्टी निर्माण के पहले चरण में अपक्षयन की क्रिया क्या हो जाएगी, स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कौन सा, खंड घा। इसके बाद आ जाएंगे अपन कौन से पे, खंड घा। खंड घा, यदि हम खंड घा की बात करते हैं तो यह मृदा निर्माण का ये तीनों, अच्छा इसकी अगर बात हो रही तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो 1, 2, 3 खंड है उसके नीचे वाला खंड होता है जो कि मूलतः चट्टानों का होता है। क्या होता है, मूलतः इसमें क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं जो कि आधारित चट्टान होती हैं जिससे मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये चौथा खंड है। चौथे खंड में क्या होता है आपको कि यह तीनों खंडों के नीचे, तीनों खंडों के सबसे नीचे होता है जिसमें
जनक चट्टान, जनक चट्टानें क्या होती हैं, होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपनी मिट्टी का निर्माण है, उस मिट्टी के निर्माण के जो चारों खंड समझ में आ गए। तो मेन अपन अब नीचे से चलो, ऊपर से आए थे अपन नीचे से सीख लो इको। सबसे नीचे आपको जनक चट्टान के रूप में खंड दिख रहा है, उसको बोल दो अपने घा। कौन सा है, घा। इसके बाद दूसरा खंड जिसमें अपचयन होगा, देखो लिखा है ना अपचय, चट्टानों का होगा अपचय। अपचयन का मतलब टूटा फूटी हुई है, तो यहाँ पर उनको कम उस जो काय में मिट्टी के रूप में परिवर्तित होगी और धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगी। और इसी खंड में है मिट्टी का अपचयन, अच्छी चट्टानों का अपचयन अच्छी तरह से दिखाई देता है, अपचयन, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाले खंड के लाने, ऊपर और नीचे से जो पदार्थ मिलते हैं, दो जने ऊपर से भी आते और नीचे से भी आते, और क्रिया होके बालू गाद चिकनी, अपचय चट्टानों को बालू गाद और चिकनी मिट्टी में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और लास्ट में ऊपर जो अपसादी मिट्टी हो जाती है, अब ऊपर किस करने वाला अपसादी मिट्टी, वो भूपर्वत होती है, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमस के द्वारा क्या होता है, मिट्टी का उपजाऊ उर्वरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इतनी क्रिया आपको समझ में आ गई है कि मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से किसका भाग होता है, अंश होता है, तो चट्टानों का होता है। और मिट्टी का जनक किसे बोला जाता है, तो चट्टानों को बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में भी अपन ने देखा था कि जो मिट्टी है उसके निर्माण की जो चरण है वो कितने चरण में होते हैं, तो 5 चरण में। आज उसको अपन विस्तार से समझ लेंगे कि जो 5 चरण वो होते हैं वे कौन कौन है, क्योंकि कल उस दिन हमने शॉर्ट में बता दिया था उसके। तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया की 5 चरण, अगली हेडिंग डाल लेते हैं अपन, मिट्टी निर्माण। आज के अलग अलग मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मिट्टी निर्माण के 5 चरण। यदि हम मिट्टी निर्माण के 5 चरणों की बात करते हैं, तो आपका पहला चरण क्या हो जाएगा, आपका मूल पदार्थ सेलें। कौन सा हो जाएगा, मूल पदार्थ सेलें। यदि हम मूल पदार्थ सेलों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना चाहिए। मूल पदार्थ जो सेलें होती हैं, मूल पदार्थ सेलें जिस स्थान पर होती हैं वहीं पर मिट्टी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, वहीं पर मिट्टी का निर्माण करती हैं। क्योंकि आज आप थोड़ा विस्तार से पढ़ रहे हैं, उसको तक समझते चलेंगे। जो मूल चट्टानें होती हैं, मूल पदार्थ क्या होता है, सेलें होती हैं। तो जो जहाँ पर स्थित होती हैं वहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है। कौन से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और जैसे ही वे बह के नीचे की ओर आती हैं, बहकर, तो अवशिष्ट के रूप में बहकर नीचे आती हैं, तो वो फिर कहलाने लगती, अवशिष्ट मृदा कहलाने लगती है। और जब बाढ़ नदियों के द्वारा बहकर बाढ़ वाले क्षेत्रों में आती है, तो उसको बोलने लगते हैं अपन निक्षेप मृदा बोलने लगती है। तो मूल स्थान, अब समझ में आया। मूल पदार्थ सेलें जो होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो जहाँ स्थित होती है, जहाँ स्थित होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी का निर्माण करती है। क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद अब वो मिट्टी जो निर्मित हो गई चट्टान के पास में, तो जब वो बहकर चलती हैं, क्या होता है, बहकर चलती हैं, तो वह अपनी कौन सी, अवशिष्ट मृदा हो जाती है। कौन सी, अवशिष्ट, क्योंकि बहवे के रूप में किसको, अपशिष्ट के रूप में चला जाता, हो जाता है कि नहीं। और यही अपशिष्ट पदार्थ, यही अपशिष्ट मिट्टी जब निक्षेप के द्वारा जमा हो जाती है, निक्षेप के द्वारा जमा हो जाती है, उसे अपन निक्षेप मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षेप मृदा बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, आज पहली हेडिंग जो अपनी है मूल पदार्थ सेल है। यदि हम चट्टानों की बात करते हैं, तो चट्टानें जहाँ स्थित होती है वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। और जैसे ही मिट्टी वहाँ पर खिसक कर आगे जाती है, तो वो क्या हो जाती है, उसको अपन अवशिष्ट मृदा बोलते हैं। उसको कौन सी मृदा बोलते हैं, अवशिष्ट मृदा बोलते हैं। और जब वो जो अवशिष्ट मृदा होती है, जब नदियों के द्वारा बहाकर, जो पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है, तो निक्षेपों के रूप में जमा हो जाती है, जिसके अपन क्या बोलते हैं, निक्षेप मृदा बोलते हैं। अब आ जाएगी अपनी कौन सी अगली हेडिंग, स्थला आकृति। क्या हो जाएगी आपकी अगली हेडिंग, तो स्थला आकृति। स्थला आकृति, अच्छा, यदि हम स्थला आकृति की बात करते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए जो तीव्र ढाल वाली जो चट्टानें होती हैं, जैसे जो तीव्र ढाल वाली चट्टानें होती हैं वहाँ पर मिट्टी का निर्माण कैसा होता है, छिछला तथा सपाट होता है। कैसा होता है, छिछला तथा सपाट होता है। और जब जहाँ ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहाँ पर जहाँ जो मिट्टी का निर्माण होता है वो गहरी तथा मोटी परत वाली होती है। कैसी होती है, गहरी तथा मोटी परत वाली होती है। और जब मिट्टी का निर्माण समतल जगह से होता है, समतल पठारों से होता है, पठार तो ज़्यादा ऊँचे होते नहीं हैं, होते तो बहुत ऊँचे हैं, लेकिन जब मिट्टी का निर्माण समतल जगह पर होता है यानी पठारों से होता है तो वो मिट्टी अपनी काली मिट्टी के रूप में होती है जो कि समतल रूप में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, और ये मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्थला आकृति में 3 आकृतियाँ देखी। तो पहली आकृति, यदि तीव्र ढाल वाली चट्टान है, कैसी है अपनी तीव्र ढाल वाली, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसी मिट्टी मिल रही, कैसी मिट्टी को निर्माण, छिछली तथा सपाट, कैसी छिछली तथा सपाट मिट्टी का निर्माण होता है। कहाँ पर अपना, तो ये होता है स्थलाकृति में तीव्र ढाल वाली चोटियों पर। दूसरा पॉइंट का याद करके चलना है, यदि मिट्टी का निर्माण ऊंचाई से हो रहा है, कहाँ पर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है, तो वहाँ पर मिट्टी हमें कैसी मिलेगी, गहरी तथा मोटी। कैसी मिल जाएगी, गहरी तथा मोटी मिट्टी का निर्माण होता है। और तीसरी हेडिंग अपनी क्या हो जाएगी, यदि हमें समतल, कैसी मिल जाएगी आपको, यदि समतल जगह पर मिट्टी का निर्माण होता है जैसे कि पठार, इसमें क्या कर लेंगे अपन, पठार, तो इस यहाँ पर समतल, कैसी समतल तथा चीका युक्त मिट्टी की निर्माण होता है। समतल तथा कैसी चिकनी मिट्टी कर लो अपन, ठीक है, चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। और यह कैसी होती है, तो काली मिट्टी होती है, क्योंकि जो ज्वालामुखी लावा से निर्मित पठार होते हैं उसमें पाए जाते हैं खनिज, और खनिज के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ खनिजों के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। अभी आगे जाकर ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। आज आप लोगों ने खिलाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आ जाएगी अपनी तीसरी हेडिंग। यदि हम तीसरी हेडिंग की बात करते हैं तो स्थला आकृति के बाद तीसरी आ जाएगी जलवायु। तीसरी हेडिंग क्या आ जाएगी आपकी, तो जलवायु। यदि हम जलवायु की बात करते हैं तो यह 2 भागों में बांटी गई। कितने भागों में बांटी गई है, तो 2 भागों में बांटी गई। एक भाग अपना जो है प्रवणता वर्षा तथा बाष्पीकरण की बारंबारता। ठीक है, बस आप लोग समझते चलना, क्योंकि आज आपके लिए पेपर का काम है सीधा का सीधा। तो जलवायु में हमने क्या बताया था, कल हमने बताया था, आपको समझा भी दिया था उस दिन, जलवायु कैसे निर्माण की प्रक्रिया भाग लगाती है, निभाती है। तो आज हम ज़्यादा नहीं, बस आपको इतना ही समझना चाहिए कि प्रवणता वर्षा बाष्पीकरण की बारंबारता, यानी कि हमने जो कल बताया था ना, कल के वीडियो में आप देख लेंगे जो नए व्यूअर है, आगे हम यही बताएंगे कि जलवायु 2 प्रकार से काम करती है। एक तो प्रवणता वर्षा बाष्पीकरण, बाकी बारंबारता, बार बार उस स्थान पर इन चीज़ों का होना, इन चीज़ें होंगी तो मिट्टी के निर्माण में भूमिका निभाती है कौन सी, जलवायु। अब जलवायु के अंतर्गत ही तो आता है, प्रवणता आती है, वर्षा आती है, बाष्पीकरण आता है। वो इनका बार बार होना किसी चट्टान पर क्या होता है, तो उससे मिट्टी का निर्माण यानी चट्टानों में अपक्षयन की क्रिया होती है। और दूसरी चीज़ क्या याद करके चल रहा है, तो दूसरा पॉइंट जो कि जलवायु है, दूसरे पॉइंट में आपको क्या देखना है, तो दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि आर्द्रता, कौन सा अपना, आर्द्रता तापक्रम, आर्द्रता तापक्रम तथा दैनिक मौसम। तो जी हमने कल के वीडियो में आपको बता दिया था डिटेल से, तो उसको देख लेना जो नए व्यूअर हैं, और पहले वाले जो देख रहे हैं दूसरे दिन, तो उनको तो पहले भी समझ में आ गया कि जो जलवायु होती है, तो जलवायु में प्रवणता वर्षा बाष्पीकरण की बारंबारता का होना, और वहीं पर आर्द्रता भी चाहिए, तापक्रम भी चाहिए, और दैनिक मौसम भी चाहिए कि दैनिक मौसम के अनुसार कैसा प्रभाव पड़ रहा है उन चट्टानों के ऊपर। तो जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है मिट्टी के निर्माण में, ठीक है, क्योंकि जब चट्टानें टूटती हैं तो हमने बता दिया था बहुत सालों, कई सौ सालों लग जाते हैं इन सारी चीज़ों को होते होते, और आपको पता है ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं, अपने नियम के अनुसार होती जा रही हैं। तो इनसे चट्टानें कमजोर पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो खिसक कर टूट कर फिसलती जाती हैं और मिट्टी के रूप में परिवर्तित होती जाती हैं। अच्छा, अब आ जाएंगे चौथी, कौन सी अपनी हेडिंग होती है, चौथी हेडिंग। यदि हम चौथी हेडिंग की बात करते हैं तो आपकी चौथी हेडिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें होती हैं जैविक क्रियाएँ। क्या होता है अपना,
जैविक क्रियाएं। क्या हो जाएंगी आपकी? जैविक क्रियाएं। अच्छा, यदि हम जैविक क्रिया की बात करते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। मिट्टी में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक, कौन से? मिट्टी में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक, कौन से? जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं जो मिट्टी के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यदि हम जैविक घटकों की बात करते हैं, किसकी? जैविक घटकों की बात करते हैं, तो जैविक घटक के रूप में आपने देखा होगा कि जो अपनी जैविक पदार्थ होते हैं यह क्या करते हैं? एक तो नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, और दूसरा नमी बनाए रखते हैं। अब आपको एक चीज़ हमारी बात सुन के चलने हैं और याद करके चलने हैं। आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया यानी कि क्या होता है? जीवाणु क्या करता है? सुन लेना, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। बैक्टीरिया जो होता है वह मिट्टी से, किससे? मिट्टी से तथा जो जीव होते हैं, जैविक घटक, और मिट्टी के जो जैविक अणु होते हैं वो क्या करते हैं कि जो वायुमंडल है उसमें से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन का क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, और इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो बैक्टीरिया होता है वो होता है राइजोबियम। कौन सा होता है? राइजोबियम। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, ये आपसे पूछा भी जाएगा। तो थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। यदि हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव, क्या होता है? बैक्टीरिया तथा मृदा के जीव, जो मृदा के जीव होते हैं वो क्या करते हैं? गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर, गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर क्या कर देते हैं? रासायनिक रूप में परिवर्तन करना। नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? रासायनिक रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो जो मिट्टी में पाए जाने वाले जैविक घटक होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नमी बनाए रखते हैं। ठीक है, जो जैविक बैक्टीरिया होते हैं, जैविक घटक। ठीक है, बैक्टीरिया तथा मृदा के जीव गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करके रासायनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। इसी रासायनिक रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में किसको जाना जाता है? तो राइजोबियम क्या है? यही पेपर में आपसे पूछा जाता है। एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है? तंतु वाले पौधों में पाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तंतु वाले किसे पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और यह क्या करता है? पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, यही आपको याद करके चलना है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद एक घटक और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग जो हो जाएगी आप, अगली जो पॉइंट है इसका, जो किसके अंतर्गत? जैविक क्रिया के अंतर्गत आएगा। यदि हम जैविक क्रिया के अंतर्गत एक पॉइंट की बात करते हैं तो इस मिट्टी में पाए जाने वाली जो जीव हैं, चींटी, कौन अपना? चींटी, दीमक, केंचुआ तथा कृंतक। अब कृंतक के रूप में किसको जाना जाता है? तो चूहा,
किसको? चूहा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, देखो चींटी, दीमक, केंचुआ, कृंतक क्या है? ये मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जीव हैं, कीट हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन चारों को क्या बोला जाता है? किसानों का मित्र बोला जाता है, जो कि आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इन चारों में सबसे ज़्यादा अब अपना रैंक भी तो देने आया अपन को कि सबसे ज़्यादा किसान को मित्र को होता ही तो वो होता अपनों को केंचुआ। कौन होता है? केंचुआ। पेपर में पूछा जाएगा। तो आप लोग चींटी जानते हैं। अब चींटी क्या करती है? चींटी को आपको पता होना चाहिए, मिट्टी में अपना जब वो घर बनाती है तो एक चींटी तो करती नहीं है, वो तो समूह के रूप में रहती है। तो चींटी अंदर ही अंदर मिट्टी को क्या करती है? खुदेड़ती रहती है और मिट्टी को ऊपर नीचे करने का काम करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता रसायनों के द्वारा क्या होती है? जिनकी उर्वरा क्षमता क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसी तरह दीमक का काम करता है। दीमक क्या करता है? दीमक आपने देखा होगा, दीमक क्या कहलाता है? तो हम आपको बता दें छोटी सी भाषा में। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर जो छाल वाला नीचे वाला तना होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा मिट्टी की एक परत टाइप की छप जाती है। अगर जो दीमक होते हैं, अगर रेड कलर, थोड़ी भूरी कलर की जो दीमक होते हैं, वो पेड़ के ऊपर जो क्या कर लेती है? दीमक रूप में मिट्टी का एक अपना घर मकान सा बना लेते हैं, वही तो दीमक है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऊपर से मिट्टी ले जाना और अंदर से जो पेड़ की छाल होती है उसको मिलाना, ह्यूमस के रूप में उसको मिलाते जाना। और उसको अगर वो एक ना एक दिन क्या होता है? वो मिट्टी के रूप में क्या होता है? सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखना, जंगल वगैरह में जाते हैं अपन लोग, या जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर कोई नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर आप देखना तो नीचे जो होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो लकड़ियाँ सूख कर नीचे गिर जाती है, तो वो उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है। वो काम कौन करता है? वो दीमक, उसको अपन दीमक बोलते हैं। वो दीमक काम करता है, वही मिट्टी बरसात के समय पिघल जाती है, मतलब वो क्या हो जाती है? उसी मिट्टी में मिल जाती है, जिससे उसकी मिट्टी क्या हो जाती है? उर्वरकता बढ़ जाती है। तो ये भी क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। दीमक समझ में आ गया आपको। अब आ जाएगा केंचुआ। केंचुआ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि केंचुआ मिट्टी को खाता है। क्या करता है? केंचुआ क्या करता है? मिट्टी को खाता है। किसको? अपन मिट्टी को खाता है, और अपशिष्ट के रूप में क्या करता है? मिट्टी को ही बाहर निकालता है, जो कि रासायनिक रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? रासायनिक रूप में काम करती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मिट्टी जो क्या होता है? केंचुआ होता है, वह मिट्टी को खाता है। क्या करता है? खाता है, और रासायनिक रूप में जो उसका अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, मिट्टी के रूप में ही निकलता है, जो कि रसायन की तरह काम करता है, जो कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखता है। और यह किसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। पूछा जाए तो आपसे चार में से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आए तो उसको केंचुए को ही मान्यता ज़्यादा देना। इसके बाद आ जाएंगे अपने कृंतक पर। कृंतक क्या कहलाता है? कृंतक को मतलब काटना। अब काटने का काम कौन करता है? तो चूहा। कौन करता है? चूहा। कृंतक क्या कौन कहलाता है? चूहा। तो चूहे क्या करते हैं? आपने देखा होगा खेत वगैरह पे आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर आपने हॉल देखा होगा। अब हॉल के ऊपर मिट्टी इतनी सारी निकाल के रख देते हैं, तो मिट्टी क्या होती है? ऊपर नीचे क्या होती है? ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती जाती है। तो ये हो जाती है कौन सी अपनी? तो कृंतक। ये क्या हो जाता है? कृंतक हो जाता है, जो कि मिट्टी के दोस्त कहलाते हैं। इन चारों में इंपोर्टेंट केंचुए की माना जाता है। ठीक है, लास्ट हेडिंग बस होती है अपनी, तो अगली हेडिंग आती है अपनी काल अवधि। काल अवधि जो कि अपनी लास्ट हेडिंग होती है। जैविक क्रिया के बाद कौन सी आ जाएगी? काल अवधि। काल अवधि जो है, यही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बस इसी पॉइंट को अपन देखते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या सीखना है आपको? यह मिट्टी निर्माण की तीसरी प्रक्रिया है। यह मिट्टी निर्माण में निभाने वाली सबसे महत्वपूर्ण तीसरी प्रक्रिया है, जो कि आपको याद करके चलने हैं। ठीक है, मतलब समझ में आई? इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी, उनमें मिट्टी का निर्माण में जो समय होता है वह सबसे महत्वपूर्ण तीसरा हिस्सा किसका होता है? काल अवधि का होता है, यानी कि समय का होता है। और मिट्टी का निर्माण जो हो रहा है वो निरंतर चल रहा है। तो अब आपने देखा ऊपर से भी मिट्टी का निर्माण होता है, नीचे से भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो आज आपने रिजल्ट के रूप में क्या देखा? मिट्टी को अब पूरी तरह से समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या? मिट्टी, उर्वरता, अनुर्वर, और मिट्टी जो भारत में पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब आपको पूरी बात समझ में आएगी, और कहाँ पर कैसी मिट्टी है ये बात भी आप समझने लगोगे। ठीक है, तो आज हमने क्या कर लो?
पूरी तरह से इको का मिट्टियों की बात खत्म कर लो। इसको एक बार अपन रिवीजन कर लें और फिर उसके बाद अपन छोड़ते हैं इसको। अच्छी तरह से आप सुनते चलना कि मिट्टी की अम्लीयता, सबसे पहले अपन ने क्या देखी थी, मिट्टी की अम्लीयता। मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों का जब सांद्रण बढ़ जाता है, यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब हम बताते जाएंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो संकेतन होता है उसे अपन अम्लीयता कहते हैं, और अम्लीयता को काय में मापा जाता है तो पीएच मान में। ये आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्या 1 से लेकर 6 के बीच में जो मिट्टी होती है वह कैसी होती है, अम्लीय होती है। और पीएच मान जिसका 7 होता है वो उदासीन होती है, और जिसका पीएच मान 8 से 14 होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 101%। मृदा परिच्छेदिका में हमने देखे थे 4 खंड, तो ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि 4 खंड तो याद हो जाएंगे। अब क्या पूछा जाएगा वो हम बताते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहला खंड होता है ऊपर वाला, यहाँ पौधे वृद्धि कहते हैं। तो अब हाँ ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पौधे वृद्धि किस खंड में करते हैं, तो पहले खंड में वृद्धि करते हैं। और इस खंड में क्या होता है, जैव पदार्थ, खनिज, प्राकृतिक वनस्पतियाँ तथा जल का संयोजन होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद खंड खा, यदि हम खंड खा की बात करते हैं तो ये अपना यहाँ से पदार्थ लेते हैं और यहाँ से पदार्थ लेते हैं, 3 दोनों, और यहाँ पर मिट्टी का निर्माण करते हैं जो कि कैसी होती है, अपचयित चट्टान होती है जो बालू गाद तथा चिकनी मिट्टी के रूप में होती है, ठीक है। तो यह एक संक्रमण खंड होता है जो ऊपर नीचे से पदार्थों को प्राप्त करता है और मिट्टी का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कि आप आए थे अपन कहाँ पर, खंड कहाँ पर। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मिट्टी निर्माण का प्रथम प्रक्रिया कौन से खंड में होती है, तो उसका आंसर आप देंगे खंड गा, यानी कि तीसरे खंड में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपक्षय की क्रिया इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि किस खंड में अपक्षय की क्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो वो खंड हो जाता है अपना कौन सा, खंड गा, यानी कि तीसरा। अब आ जाएंगे खंड घा पर। खंड घा की बात करें, तीनों खंडों के सबसे नीचे होता है जिसमें क्या होती हैं, जनक चट्टानें होती हैं, यानी चट्टानों के द्वारा ही मिट्टी का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आ जाएंगे अपन आगे, यदि आगे चलते हैं तो अपन ने क्या देखा था, मिट्टी का निर्माण जो कि 5 चरणों में होता है। पहला चरण होता है अपना मूल पदार्थ। यदि मूल पदार्थ के रूप में देखा था हमने, तो चट्टानें जहाँ स्थित होती हैं वहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है, और जब वो मिट्टी वहाँ से बहकर आगे थोड़ी चलती है तो अपशिष्ट मिट्टी हो जाती है, और जो अपशिष्ट मिट्टी होती है वो नदियों के द्वारा बहकर आगे जाकर निक्षेपों के द्वारा मिट्टी फैल जाती है, उसे निक्षेप मृदा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट तीनों मृदाएं हमें समझ में आ गई। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ, स्थलाकृति। अगर स्थलाकृति की बात करते हैं तो तीव्र ढाली मिट्टी होती है, तीव्र ढाली जो चट्टानें होती हैं वो छिछली तथा सपाट मिट्टी का निर्माण करते हैं, और यदि ऊंचाई वाली जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर गहरी तथा मोटी मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद हमने क्या देखा था, समतल। समतल होता है पठार। पठार पर समतल तथा चिकनी मिट्टी जो कि काली मिट्टी के रूप में निर्माण होता है, यह ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके बाद आगे चलते हैं जलवायु। जलवायु में हमने देखा थे 2 भाग, कितने भागों में बांटा गया था, 2 भाग। तो 2 भाग में प्रवणता, वर्षा, बाष्पीकरण। एक क्रिया होती जो है बार बार होती है, कैसी होती है, बार बार होती है, जिससे मिट्टी के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। उसके बाद दूसरी आर्द्रता भी चाहिए, तापक्रम भी चाहिए, और दैनिक मौसम का बदलाव भी चाहिए, जिससे मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद हमने चले थे आगे जैविक क्रिया। ये इम्पोर्टेंट है। जैविक तथा अजैविक घटकों की अभिक्रिया होती है, कहाँ पर, इसके अंतर्गत क्या होता है, जैविक तथा अजैविक घटक। अब जैविक तथा अजैविक घटक के रूप में, जैविक के रूप में हमने देखा किसको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को। अजैविक के रूप में हमने देखा किसको, ह्यूमरस को, ठीक है। ध्यान समझ में आया, कल हमने देख लिया था। तो हमने देखा कि जो जैविक क्रिया होती है, इसमें जो जैविक क्रिया वाला खंड होता है, इसमें जैविक तथा अजैविक क्रिया घटक होते हैं जो कि अभिक्रिया करते हैं। जैविक की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक जो होते हैं जैविक घटक, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं और उसमें नमी बनाए रखते हैं। इसमें क्या किया था अपन ने, बैक्टीरिया तथा मृदा के जो जीव होते हैं वो गैसीय नाइट्रोजन, हवा से गैसीय नाइट्रोजन को लेते हैं और रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसे ही अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कहते हैं, जो कि आपसे पूछी जाएगी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो एक बार और बोले दे रहे हैं हम कि जो अपनी बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, और मृदा के जो जीव होते हैं वो हवा से नाइट्रोजन को लेते हैं और एक रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसे ही अपन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला जो पेपर में से पूछो ही जाने इम्पोर्टेंट है,
तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो तंतु वाले पौधों में पाया जाता है। तो ये भी आपके लिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राइजोबियम क्या है, तो आप आंसर दे देना एक बैक्टीरिया है और यह किस में पाया जाता है, तो तंतु वाले पौधों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। ये तो पेपर में एक 100% पूछो ही है। चींटी, दीमक, केंचुआ और कृंतक हम चारों बता दिए हैं। और काल अवधि हमने देख ही ली, यह मिट्टी निर्माण का तीसरा प्रमुख चरण होता है। तो इस तरह हमने आज लगभग पूरी तरह से मिट्टी को समझ लिया है। आपको पूरी समझ में आ गई है कि मिट्टी को निर्माण कैसे हो। कल की वीडियो में अपन ने मिट्टी को संगठन देख लिया, तो अब आगे जो वीडियो आने हैं आपको वो आया अपनों काय को, तो मिट्टी को उर्वरकता और उर्वरा मिट्टी समझने के बाद, और इसके बाद फिर भारत की अपन पूरी मिट्टी पढ़े, 8, 9, 10 प्रकार जितने भी हुई हैं पूरी मिट्टी पढ़े, एक एक करके पूरी खत्म कर दे हैं। आज का लास्ट में आपका क्वेश्चन होगा, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। आपको आज का क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप काय में दें सब जने, तो कमेंट में दें, काय में कमेंट में दें। और पिछला वीडियो है तो उसमें हमने पूछा तो आपसे जो अपनो विश्व मृदा वर्ष कौन सा होता ही, तो वो मनाओगा तो 2015 से के द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इसमें बोला गया था कि मिट्टी को संरक्षित करके रहें, उसको अनुपजाऊ न बनाएं और उसके साथ मतलब किसी प्रकार का गलत दोहन ना करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 को विश्व मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया था। कब? तो 2015 में। तो आज को क्वेश्चन आपको कहा है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ये अपना आंसर काय में देना कमेंट में। अब यदि वीडियो अच्छी लगा था आपको, तो सब जन को लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ चलने, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।